हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के हिस्ट्री पर। तो हिस्ट्री से संबंधित हमारा सब्जेक्टिव का वीडियो आ रहा था उस बीच में, तो उससे संबंधित हमारा 5-6 अध्याय का आ चुका है क्लास 12 के हिस्ट्री का सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर। और आज हमारा जो वीडियो है सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर का वह है मुगल दरबार पर। और मुगल दरबार एक ऐसा चैप्टर है आप लोगों का जिसमें 2 नंबर का और 5 नंबर का दोनों एक एक सवाल फिक्स रहता है। तो मुगल दरबार से अगर आप 4 सवाल को पढ़ेंगे, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल से पता ही लग ही गया होगा, क्या अगर आप 4 सवाल को पढ़ते हैं मुगल दरबार से तो आप आसानी से 5 नंबर उठा सकते हैं। तो इसी वीडियो में वही 4 सवाल पर बात करेंगे जो आप लोगों को एग्जाम में आने की संभावना है। तो जैसे कि आपको हम बता चुके हैं कि इससे पहले हमारा सब्जेक्टिव का वीडियो और भी आ चुका है, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ आपको हमारे क्लास 12 का जो जितना भी सब्जेक्टिव का वीडियो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो और सब सब्जेक्ट का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। तो बात करें क्या मुगल दरबार पर, तो ये आप लोगों का 6ठा चैप्टर है बुक में। और मुगल दरबार से संबंधित आज जो हम लोग हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर ही बात करेंगे। तो जानिए क्या वह 4 सवाल क्या क्या है, तो उसको समझिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आप इसे नोट करने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि आपको हम जो है इसका पीडीएफ दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। आपको वहाँ आसानी से पूरा इसका वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, आप आसानी से वहाँ से अपना नोट्स बना सकते हैं। अभी आप लोग इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है। ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले बात करें क्या इनमें 4 सवाल आता है और चारों ही इंपॉर्टेंट है। चारों में से कोई एक सवाल आपके एग्जाम में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल आता है क्या अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। याद रखेंगे सारा हमारा दीर्घ उत्तरीय सवाल है और 5 नंबर का सवाल है, ठीक है। तो अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें, फर्स्ट सवाल आता है। सेकंड सवाल आता है क्या अकबर की मनसबदारी प्रथा का विवेचना कीजिए। थर्ड सवाल आता है अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है। चौथा सवाल आता है कि मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। इस वीडियो में हम इसी 4 सवाल पर अच्छी प्रकार से डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल है क्या अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। आप लोग किताब पढ़े होंगे तो अकबर की धार्मिक नीति के बारे में तो पढ़े ही होंगे। तो चलिए इसे विस्तार से चर्चा करते हैं, क्या अकबर की धार्मिक नीति किस प्रकार की थी। तो बात करें क्या अकबर की धार्मिक नीति का, तो अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य सार्वभौमिक सही सहिष्णुता थी। अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था, तो सार्वभौमिक सहिष्णुता। इसे सहकुल की अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सहकुल का अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत का, तो किसे कहा जाता है, सार्वभौमिक सहिष्णुता को क्या कहा जाता है, सहकुल की अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता है। अकबर ने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सहकुल की नीति अपनाई थी। तो अकबर की बात करें तो अकबर जो है आपका एक मुस्लिम शासक था, तो उसे मुस्लिम सिद्धांत को अपनाना चाहिए। लेकिन आपका अकबर जो है वह इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सहकुल की नीति अपनाता है। और इन्हीं सब कारणों से क्या होता है, अकबर को आपको पता होगा राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। इसका एक और सवाल है, तो उस पर हम लोग इसे डिटेल से चर्चा करेंगे। तो अभी जानिए क्या अकबर की धार्मिक नीति में आप लोग क्या समझे, क्या अकबर की धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य क्या था, तो सार्वभौमिक सहिष्णुता था। और इसने इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर क्या अपनाया था, तो सहकुल की नीति अपनाई थी। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है क्या 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। आपका ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये सवाल पूछा गया है, क्या अच्छी प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। क्या 1563 ईस्वी में अकबर ने जो है वह आपका तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। दार्शनिक व धार्मिक प्रश्न पर वाद विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराया। ये सभी आपका धार्मिक नीति के अंतर्गत आएगा, इसलिए आपको लिखना होगा कि 1563 में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर दिया। दार्शनिक व धार्मिक प्रश्नों पर विवाद करने के लिए अकबर ने फतेहपुर सिकरी में 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि इबादत खाना का निर्माण कब किया गया, तो 1575 ईस्वी में। उनके बाद फिर आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है क्या 1579 में ईस्वी में अकबर ने मजहर की घोषणा की थी। तो मजहर क्या है इसे अच्छी प्रकार से समझेंगे तो याद रखेंगे क्या मजहर की जो घोषणा की गई थी वो 1579 ईस्वी में की गई थी। इसके द्वारा किसके द्वारा, तो मजहर के अंतर्गत क्या था, क्या किसी विवाद पर अकबर का राय जो होगा वह अंतिम राय होगा। अगर
मजहर के अंतर्गत यह बात थी, अगर किसी प्रकार का भी विवाद है तो उसमें जो संपूर्ण उसका हल जो आएगा, यानी कि अकबर का जो राय होगा वही अंतिम राय होगा, वही अंतिम निर्णय होगा। यही था आपका मजहर के अंतर्गत, और यह आपका घोषणा करता है 1579 में अकबर करता है। ठीक है, अकबर ने अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए विद्वानों से उनके धर्म की जानकारी ली और उनके धर्म से खुद प्रभावित हुआ और कुछ धार्मिक मकबरा का भी निर्माण करवाया। तो अकबर की बात करें तो अकबर जो है अपना धर्म के प्रति ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या किया, विभिन्न विद्वानों से अनेक धर्म की जानकारी लेता है और उनसे प्रभावित होकर वह कुछ मकबरा भी बनवाता है। तो किससे, धर्म से प्रभावित होकर उसने कुछ मकबरा भी निर्माण कराया। तो जैसे में आप समझिए, क्या हिंदू धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने क्या क्या किया था। तो हिंदू धर्म से पुरुषोत्तम एवं दैवी से हिंदू धर्म की जानकारी प्राप्त की, हिंदू धर्म से प्रभावित होकर वह माथे पर तिलक लगाने लगा, हिंदू धर्म के पुस्तकों का अनुवाद करवाया। तो हिंदू धर्म से अकबर जो प्रभावित होकर क्या करता है, माथे पर तिलक लगाने लगता है और हिंदू धर्म के जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, उसे इसने अनुवाद कराता है दूसरे भाषा में। नेक्स्ट आपका आता है पारसी धर्म से क्या किया था। क्या दस्तूर मेहर जी राणा से पारसी धर्म की जानकारी प्राप्त की। अकबर जो है आपका दस्तूर मेहर जी राणा से पारसी धर्म का जानकारी प्राप्त करता है और इससे प्रभावित होकर उसने सूर्य की उपासना आरंभ की। याद रखेंगे, पारसी धर्म से प्रभावित होकर अकबर ने सूर्य की उपासना आरंभ की। तीसरा आता है जैन धर्म। तो इनकी शिक्षा आचार्य शांति चंद्र और हीर विजय सूरी से ली। जैन धर्म की शिक्षा किससे ली, तो आचार्य शांति चंद्र और हीर विजय सूरी से। चौथा आता है आपका सिख धर्म से प्रभावित होकर पंजाब का 1 वर्ष का कर माफ कर दिया। पांचवा है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण कराया। यानी कि अकबर जो है आपका विभिन्न धर्मों से प्रभावित होकर उसने मकबरा का निर्माण कराया। तो वह उनमें से कुछ धर्म के बारे में बताया गया, जैसे कि आप लोग जाने हिंदू धर्म से प्रभावित होकर उसने माथे पर तिलक लगाने स्टार्ट किया, पारसी धर्म से प्रभावित होकर सूर्य की उपासना आरंभ की, जैन धर्म की शिक्षा उसने आचार्य शांति चंद्र और हीर विजय सूरी से ली। चौथा, सिख धर्म से प्रभावित होकर 1 वर्ष का माफ कर दिया और ईसाई धर्म से प्रभावित होकर आगरा एवं लाहौर में गिरजाघर का निर्माण करवाया। और अंतिम में आपको लिखना है, क्या अकबर सत्य की खोज करते करते पाया कि सभी धर्म में अच्छाइयाँ हैं मगर कोई भी धर्म संपूर्ण नहीं है। अतः उसने 1581 में स्वयं का एक धर्म दीन ए इलाही चलाता है। याद रखेंगे, दीन ए इलाही जो किसके द्वारा चलाया गया था तो अकबर के द्वारा चलाया गया था। और कब चलाया गया था, तो 1581 ईस्वी में चलाया गया था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑब्जेक्टिव में भी आपको पूछा जाता है। इस धर्म के अनुसार, किस धर्म के अनुसार, दीन ए इलाही के अनुसार, इस धर्म के अनुसार हिंदू व मुस्लिम धर्म को मिलाकर राज्य में राजनीतिक एकता कायम करना चाहता था। इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बिरबल था। तो अकबर जो है धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या करता है, क्या 1581 में स्वयं एक धर्म चलाता है, दीन ए इलाही। और कब चलाता है, अकबर जब सत्य का खोज करते करते पाया कि सभी धर्म में अच्छाइयाँ हैं मगर वह संपूर्ण नहीं है, तब उसने एक धर्म चलाता है 1581 में, दीन ए इलाही। और दीन ए इलाही के अंतर्गत यह बात था क्या हिंदू व मुस्लिम धर्म को मिलाकर राज्य में एकता को कायम करना चाहता था। और इस धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो बिरबल था। ठीक है, उनके बाद 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। यह भी ऑब्जेक्टिव का सवाल है, क्या 1564 ईस्वी में अकबर ने जो जजिया कर बंद कर दिया था और यह समस्त भारत का गैर मुस्लिम से लिया जाता था। याद रखेंगे, अकबर जो जजिया कर को बंद किया था 1564 में क्या था, और समस्त भारत का गैर मुस्लिम से आपका जजिया कर लिया जाता था। तो ये सारी बातें आपको अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत लिखना है, तब आपको जाकर 5 का 5 नंबर मिलेगा। तो अकबर की धार्मिक नीति के अंतर्गत क्या समझे, उनकी सार्वभौमिक सहिष्णुता धार्मिक नीति का मूल उद्देश्य था। अकबर इस्लामी सिद्धांत के स्थान पर सहकुल की नीति अपनाता है। 1563 ईस्वी में अकबर ने तीर्थ यात्रा कर बंद कर देता है और धार्मिक विवाद पर प्रश्न उत्तर करने के लिए 1575 ईस्वी में इबादत खाने का निर्माण कराता है। 1579 ईस्वी में अकबर मजहर की घोषणा करता है। इसके अंतर्गत यह था कि अकबर की राय ही अंतिम राय होगी किसी भी मुकदमे पर। अकबर ने विभिन्न धर्म की जानकारी लेने के लिए विभिन्न धर्मों से उनकी जानकारी ली, जैसे हिंदू धर्म से प्रभावित होकर हिंदू धर्म के पुस्तकों का अनुवाद किया। इसी प्रकार से पारसी जैन धर्म से प्रभावित होकर विभिन्न कार्य किया, ईसाई धर्म से भी प्रभावित होकर कार्य किया और अंततः
1581 में स्वयं का दीन ए इलाही धर्म चलाता है और इसे स्वीकार करने वाला इस धर्म को पहला हिंदू बीरबल था और 1564 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर बंद कर दिया। अगर अकबर की धार्मिक नीति पूछी जाए तो आपको इतनी सारी बातें उसमें लिखनी होगी और आपको पता है पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम दिया गया है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, पीडीएफ मिल ही जाएगा, अन्यथा आप इसका स्क्रीनशॉट के लेकर इसका वीडियो आप बना सकते हैं, ठीक है, और सॉरी नोट्स बना सकते हैं। अब हम लोग सेकंड सवाल आता है, क्या अकबर की मनसबदारी प्रथा का विवेचना कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी आपका। तो चलिए अकबर की मनसबदारी प्रथा का विवेचना हम लोग करते हैं अच्छी प्रकार से। अकबर की मनसबदारी प्रथा का विवेचना करेंगे। तो सबसे पहले बात जानिए कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है। आप जो मनसब सुने यह शब्द जो है आपका फारसी भाषा का शब्द है और इस शब्द का अर्थ क्या होता है, पद, दर्जा या ओहदा होता है। क्या होता है मनसब, पहली बात कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है। दूसरी बात, इस शब्द का अर्थ, किसका अर्थ, मनसब का अर्थ दर्जा, पद या ओहदा होता था। अकबर ने जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना संगठित किया था। याद रखेंगे अकबर क्या किया था, जागीरदारी प्रथा जो था उसके स्थान पर सेना को संगठित ना करके उसके स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित किया। मनसबदारी क्या थी, मनसबदारी को समझिए। मनसबदारी सेना को संगठित करने की व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक मनसबदार अपनी श्रेणी का वह पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था, यानी मनसबदार जो है आपका सम्राट से प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था। 1573 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट ने चंगेज खां से प्रेरणा लेकर दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा को चलाया। यानी कि 1573 ईस्वी में भारत में मुगल सम्राट ने चंगेज खां से, सॉरी आपका है मुगल सम्राट जो अकबर था, मुगल सम्राट चंगेज खां से, यानी मुगल सम्राट जो ये नहीं होगा, ठीक है। 1563 में भारत में मुगल सम्राट चंगेज खां से प्रेरणा लेकर दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा को चलाया था। तो आपका जो 1573 ईस्वी में मुगल सम्राट ने जो दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा को चलाया था वह किससे प्रेरणा लिया था, तो चंगेज खां से प्रेरणा लिया था। प्रत्येक मनसबदार को 2 पद, जात और सवार दिए जाते थे। पद और जात सवार क्या है आपको अभी अच्छी प्रकार से समझाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक मनसबदार को क्या किया जाता था, 2 पद जात और सवार दिया जाता था। क्या दिया जाता था, 2 पद जात और सवार। तो अकबर की मनसबदारी के अंतर्गत आप लोग क्या समझे, क्या अकबर, सबसे पहली बात जाने कि अकबर, मनसब जो है फारसी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ क्या होता है, पद, दर्जा या ओहदा। अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा के आधार पर सेना को संगठित करता है और मनसबदारी सेना संगठित करने की विधि थी। इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक है। और प्रत्येक मनसबदार अपनी श्रेणी व पद के अनुसार सैनिक और घुड़सवार रखता था और इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था और 1573 में यह व्यवस्था जो अपनाई गई थी वो चंगेज खां से प्रेरणा लेकर अपनाया गया था। और नेक्स्ट आता है क्या, प्रत्येक मनसबदार 2 पद, जात और सवार दिया जाता था। तो और समझिए क्या 2 पद और सवार क्या है, तो ब्लैकमैन क्या कहता है, ब्लैकमैन के अनुसार समझिए क्या एक मनसबदार को अपने पास जितने सैनिक रखने पड़ते थे वह जात का सूचक था। तो 2 पद जात है, प्रत्येक मनसबदार कितने पद जात है, तो आप समझ गए जात क्या है। क्या ब्लैकमैन के अनुसार मनसबदार को अपने पास जितना सैनिक रखेगा वह जात का सूचक होगा और वह जितने सैनिक रखता था वह सवार का सूचक था। क्या समझे, क्या एक मनसबदार को अपने पास जितने सैनिक रखने पड़ते थे वह जात का सूचक था, वह जितने सैनिक रखता था वह सवार का सूचक था। ये आप ब्रैकेट में लिखा गया, आप ब्रैकेट में लिख देंगे, आपको हम जात और सवार लिखने के लिए यहाँ समझा दिए, आप वहाँ भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक मनसबदार को 2 पद, जात और सवार दिया जाता था और अकबर ने इन जात और सवार मनसबदार को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। यानी कि मनसबदार को अकबर क्या किया था, 3 भागों में विभाजित किया था। सिंपल सा अर्थों में समझिए, क्या अकबर ने मनसबदारी प्रथा अपनाया था जो सैनिक संगठित करने की विधि थी। मनसबदारों को प्रतिमाह सैनिक वेतन प्राप्त होता था और यह 3 श्रेणी में विभाजित था, ठीक है। पहला श्रेणी क्या था, क्या जिस व्यक्ति को जितना अधिक ऊंचा जात मनसब दिया जाता था, जात क्या है आप समझ ही चुके हैं, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को जितना अधिक ऊंचा मनसब दिया जाता था वह उतना ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी भी होता था और प्रथम श्रेणी का मनसब था। यानी कि प्रथम श्रेणी का मनसब कौन था, क्या
अकबर को जितना अधिक ऊंचा जात मिलता था वह उतना ही अधिक घुड़सवार रखने का अधिकारी भी होता था। जिसके पास अधिक मनसबदारी होगा तो वह अधिक प्रथम श्रेणी का मनसब होगा ही। अकबर के काल में सबसे छोटा यानी कि निम्न मनसब 10 सिपाहियों का था। अकबर ऊपर रखने का था 10 सिपाहियों से ऊपर रखने का सबसे छोटा मनसब था और उच्चतम 10,000। बाद में अकबर ने उच्चतम मनसब की सीमा बढ़ाकर 12,000 कर दी। तो अकबर का प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आप लोग क्या समझे कि वह व्यक्ति जिसको जितना ऊंचा पद प्राप्त होगा वह घुड़सवार रखने का अधिकारी होगा और प्रथम श्रेणी का मनसब होगा, यानी जिसके पास जितना अधिक ऊंचा जात मनसब दिया जाता था वह उतना ही अधिक घुड़सवार रखता था और वह प्रथम सैनिक होता था। और अकबर के काल में सबसे छोटा यानी कि निम्न मनसब जो था वह 10 सिपाही का था और सबसे ऊपर कितना था 10,000 का था, लेकिन बाद में इसे 12,000 कर दिया गया था। दूसरा श्रेणी का मनसब क्या था कि जो मनसबदार अपनी जात से आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था वह दूसरी श्रेणी का मनसब था। दूसरी श्रेणी का मनसब किसे कहेंगे? जो घुड़सवार जो मनसबदार अपनी जात से, जात क्या है आपको समझा चुके हैं, ठीक है, जो मनसबदार अपनी जात से आधे से अधिक घुड़सवार रख सकता था वह दूसरी श्रेणी का मनसबदार था। तीसरा क्या था? जो मनसबदार अपनी जात से आधे से कम रखेगा। दूसरा क्या था? जात से आधे से अधिक रखेगा, लेकिन जो आधे से कम रखेगा वह आपका तीसरे श्रेणी का मनसबदार हो जाएगा। ठीक है, यह बात को आप अच्छी प्रकार से समझ गए। मनसबदार की नियुक्ति आखिर कौन करता था? तो अकबर की मनसबदारी प्रथा पूछा जा रहा है, तो मनसबदार के बारे में पूरी अच्छी प्रकार से आपको लिखनी होगी। तो मनसबदार की नियुक्ति कौन करता था उसको भी जानिए। तो मनसबदार की नियुक्ति सम्राट स्वयं करता था, यानी मनसबदार की जो जात और सवार दिया जाता था उसका जो नियुक्ति करता था वह सरकार स्वयं करता था, यानी सम्राट स्वयं करता था। एवं कुछ विश्वसनीय सरदार जैसे मान सिंह, मिर्जा शाहरुख और मिर्जा कोका को भी यह अधिकार था। यानी कि कुछ विश्वसनीय सरदार जो था, मान सिंह जैसे बात करें कि मिर्जा शाहरुख बात करें, मिर्जा कोका की बात करें, इन सभी को भी मनसबदार नियुक्ति करने की अधिकार था। तो अब बात करें मनसबदार का वेतन क्या था। तो मनसबदार का वेतन तो बात करें तो मुगल मनसबदारों का बड़ा अच्छा वेतन मिलता था। उन्हें प्रायः नगद वेतन दिया जाता था, परंतु कभी कभार जागीर भी वेतन में दिया जाता था। ठीक है, मनसबदार के वेतन के अंतर्गत आप क्या समझे कि मुगल मनसबदारों का बड़ा अच्छा वेतन मिलता था, लेकिन कभी कभार उसे जागीर यानी कि वेतन के रूप में उसे भूमि भी दी जाती थी, जिसे आप लोग कहते हैं जागीर। ठीक है, तो मनसबदार की कार्य भी बात कर लें हम लोग। तो मनसबदार की कार्य के अंतर्गत आपको लिखना है कि मनसबदार सैनिक अभियान में भेजे जा सकते थे। मनसबदार का कार्य के अंतर्गत क्या समझे? मनसबदार को आप सैनिक अभियान में भेज सकते हैं, उन्हें युद्ध रोकने, प्रदेश जीतने आदि के साथ साथ अपने पद से संबंधित और समय समय पर सौंपे गए सैनिक और गैर प्रशासनिक कार्य भी करने पड़ते थे। यानी कि मनसबदार के कार्य के अंतर्गत बात करें तो उन्हें सैनिक अभियान में भेजा जा सकता था, युद्ध रोकने में उसका प्रयोग किया जा सकता है, नया प्रदेश को जीतने में और अपने पद से संबंधित और सौंपे गए सैनिक कार्य और गैर प्रशासनिक कार्य भी करना पड़ता था। तो इन सभी बातों को अकबर के मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत आपको लिखना होगा। सबसे स्टार्टिंग यहाँ से करनी है, क्या जिस प्रकार से आपका यहाँ दिया गया उसी प्रकार से आपको लिखना है। जैसे कि बात करें, हम शॉर्टकट में आपको फिर से बताते हैं कि अकबर की मनसबदारी प्रथा के अंतर्गत मनसब का सबसे पहला आपको लिखना है कि मनसब फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या दर्जा या ओहदा। अकबर जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाता है। मनसबदारी जो है आपका एक सेना संगठित करने की व्यवस्था थी और जिसमें प्रत्येक मनसबदार को अपने पद के अनुसार घुड़सवार सैनिक रखना पड़ता था। इस व्यवस्था में मनसबदार सम्राट से प्रति माह वेतन प्राप्त करता था और चंगेज खां से प्रेरित होकर 1573 ईस्वी में मुगल सम्राट ने दशमलव पद्धति के आधार पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया था और इसे 3 श्रेणियों में बांटा गया था। मनसबदारों को आपको बता ही चुके हैं और मनसबदार के अंत में आपको पाया नियुक्ति कार्य और मनसबदार नियुक्ति कार्य के बारे में लिख देना है और वेतन के बारे में लिख देना है, आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 सवाल को आप समझ गए। अब तीसरी सवाल है, क्या अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है? तो आपकी बुक में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार भी पूछा गया है, क्या अकबर को राष्ट्रीय सम्राट आखिर क्यों कहा जाता है? चलिए इन बातों को भी जानते हैं हम लोग।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या अकबर को राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है? सबसे पहली बात आपको एक पैराग्राफ में ये लिखना है, क्या एक शासक के रूप में सम्राट अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार यह था कि उसने विभिन्न राज्यों, विभिन्न जातियों तथा समुदाय तथा संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया। इस दृष्टि से उसे भारत का राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। बात करें क्या अकबर को आखिर राष्ट्रीय सम्राट क्यों कहा जाता है, अर्थात अकबर को पूरे राष्ट्र का सम्राट क्यों कहा जाता है? तो इसके अंतर्गत आपको सबसे पैराग्राफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपको लिखना है, क्या एक शासक के रूप में अगर सम्राट अकबर की सफलता का सबसे बड़ा आधार क्या था, तो उसमें लिखना है कि उसने विभिन्न राज्य के बीच विभिन्न जाति तथा समुदाय तथा संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया था। तो अकबर आपका क्या क्या था, विभिन्न जाति और समुदाय के और संप्रदाय के बीच क्या क्या था, एक सूत्र में उसे बांधने का कार्य किया था। उसे ना कि लड़ाने और ना ही किसी प्रकार की उसे अलग से सुविधा देने की प्राप्त की थी, गैर नज़रों से नहीं देखा था, यानी सभी को एक समान नज़र से देखता था और उसे एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया था। और इसी दृष्टि से उसे भारत का राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। उनके बाद पैराग्राफ चेंज करके आपको लिखना है, अकबर के बारे में अब पूरी बातें लिखना है। आखिर अकबर को राष्ट्रीय सम्राट कहे जाने के पीछे क्या कारण था? तो अकबर एक साहसी सैनिक, महान सेनानायक तथा बुद्धिमान शासक था। क्या था अकबर? साहसी सैनिक, महान सेनानायक और बुद्धिमान शासक था। निसंदेह अकबर एक महान विजेता, विशाल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक, साहसी सेनानायक, सुयोग्य शासक तथा प्रजावत्सल सम्राट था। वैसे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय सम्राट बाबर को दिया जाता है, किंतु मुगल साम्राज्य का सीमा विस्तार का एक विशाल संगठित सुव्यवस्थित सम्राट के अस्थायी आधारों का श्रेय अकबर को ही है। इस शासक के रूप में सम्राट अकबर के सफलता का सबसे बड़ा आधार यह था कि उसने विभिन्न राज्यों, विभिन्न जातियों तथा विभिन्न संप्रदायों के लोगों को एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य किया। इस दृष्टि से भी उसे भारत का राष्ट्रीय शासक कहा जाता है। तो बात करें क्या अकबर के अंतर्गत गुण क्या क्या था, तो अकबर साहसी सैनिक था, साहसी सैनिक, महान सेनानायक, बुद्धिमान शासक था। निसंदेह अकबर एक महान विजेता था, विशाल सम्राट और वास्तविक संस्थापक, साहसी सेनानायक, सुयोग्य शासक तथा प्रजावत्सल सम्राट था। वैसे भारत में अगर बात करें कि मुगल साम्राज्य की स्थापना का श्रेय अगर बाबर को जाता है, तो वही मुगल साम्राज्य की विस्तार की बात करें और विशाल संगठित सुव्यवस्थित सम्राट के अस्थायी तौर पर बात करें तो मुगल साम्राज्य का, तो उसका श्रेय किसको जाएगा? तो अकबर को जाएगा। और इसी सभी कारणों के कारण उसे, जैसे कि बात करें क्या कारण के अंतर्गत विभिन्न जातियों को, विभिन्न संप्रदाय के लोगों को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया और यह सभी कार्य उनका सराहनीय कार्य था। तो इसी दृष्टि से उसे भारत का राष्ट्रीय शासक भी कहा जाता है। और आपको बता दिए हैं कि अकबर की धार्मिक नीति को भी आप लोग देख चुके हैं। इस्लामिक सिद्धांत अपनाने की जगह पर उसने सहकुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, नेक्स्ट आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि उसका विशाल साम्राज्य 15 सूबों में विभाजित था, प्रत्येक सूबा का सफल और प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की थी। तो अकबर का जो सूबा था, यानी प्रांत जो था, राज्य जो था, 15 सूबा में विभाजित था और उसने प्रत्येक सूबा को सफल और प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की थी। 1556 में वह सिंहासन पर बैठा। तो अकबर कब अपना सिंहासन पर बैठता है? तो 1556 में बैठता है। तो भारत के छोटे छोटे अनेक हिंदू मुस्लिम राज्य में विभक्त था, यानी कि जब अकबर सिंहासन पर बैठा था तो भारत में छोटे छोटे अनेक मुस्लिम राज्य, हिंदू मुस्लिम राज्य में विभक्त था, जो परस्पर एक दूसरे को आत्मसात या नमस्तक करने के लिए कटिबद्ध थे। किंतु 1605 में जब उसका शरीरांत हुआ, तब वह साम्राज्य उत्तर से लेकर दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक भारतवर्ष का विशाल भूभाग पर छाया हुआ था। अकबर कुशल शासन के कारण उस युग में भारत ने प्रगति और उन्नति के अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। यानी कि अकबर जब 1556 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा था तो उसमें भारत में जो था हिंदू मुस्लिम राज्य में अनेक राज्य विभक्त था और जो परस्पर एक दूसरे को मारने काटने के लिए कटिबद्ध था। लेकिन जब इनकी मृत्यु होती है 1605 ईस्वी में, तब यह देखा जाता है कि मुगल साम्राज्य जो है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक भारतवर्ष का विशाल भूभाग पर छाया हुआ था और अकबर का कुशल
शासन के कारण उस युग में भारत ने जो है प्रगति और उन्नति का कीर्तिमान आयाम स्थापित किया। तो देख सकते हैं आप लोग 1556 ईस्वी में जब वह गद्दी पर बैठता है तो उस समय प्रत्येक छोटे मोटे हिंदू और मुस्लिम राज्य जो एक दूसरे में मारने काटने के लिए तैयार होता है, लेकिन बाद में 1605 में जब उनकी मृत्यु होती है, इतनी अच्छी प्रकार उन्हें कार्य किया तो उस पर एक ही साम्राज्य का विस्तार रहता है, वह रहता है मुगल साम्राज्य का। और इसी कारण से उसे क्या कहा जाता है, भारत का राष्ट्रीय सम्राट भी कहा जाता है। प्रगति और उन्नति का अगर बात करें तो अकबर के शासनकाल में प्रगति और उन्नति के अनेक अनेक कीर्तिमान आयाम भी स्थापित किया। अकबर युग में न केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं बल्कि साहित्य और कला की दृष्टि से भी अभूतपूर्व प्रगति की थी। यानी अकबर का युग जो था उसमें भारत केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं किया था बल्कि साहित्य और कला की दृष्टि से भी अभूतपूर्व प्रगति की थी। इस प्रकार से देखा जाता है या कहा जा सकता है क्या अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अतिशयोक्ति कहने का अर्थ है क्या बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं होगी, क्या अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। तो आप लोग समझ गए क्या अकबर के राष्ट्रीय सम्राट के अंतर्गत आपको कितनी बातों को लिखना है, बस छोटा ही है तो आप लोग लिख सकते हैं क्या अकबर। शॉर्टकट में आपको बताए तो अकबर जो विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच एक सूत्र में बांधने का सराहनीय कार्य करता है, इसी कारण से उसे भारतीय राष्ट्रीय सम्राट कहा जाता है। अकबर महान साहसी सैनिक था, महान सेनानायक था। 1556 ईस्वी में जब वो सम्राट गद्दी पर बैठता है तो प्रत्येक हिंदू मुस्लिम राज्य एक दूसरे को मारने काटने के तैयार रहता है, लेकिन 1605 ईस्वी में जब उनका देहांत होता है तो प्रत्येक भागों में एक ही साम्राज्य का विस्तार था, तो वो मुगल साम्राज्य था। तो इनसे पता चलता है कि अकबर का कितना कुशल शासन व्यवस्था था। और इस अगर बात करें तो अकबर के शासनकाल में केवल आर्थिक प्रगति ही नहीं देखी जाती है बल्कि साहित्य और कला की दृष्टि में भी अभूतपूर्व प्रगति को देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। ये तो आपको हम शॉर्टकट में बता दिए कि एक बार आपको पूरी अच्छी दिमाग में फिर से आ जाए, लेकिन आपको 5 नंबर में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पूरा लिखना ही होगा। अब हम लोग अंतिम सवाल पर चलते हैं। चलिए अंतिम सवाल को देख ही लेते हैं। अंतिम सवाल क्या है हमारा, क्या मुगल काल में जमींदारों की स्थिति का वर्णन करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है आपका, कई बार एग्जाम में आप देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक पलटा के, क्या मुगल काल में जो जमींदार की स्थिति का वर्णन किस प्रकार से है, तो उसको समझिए। और मुगल काल में जमींदार की स्थिति को बहुत इंपॉर्टेंट VVI के तौर पर आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। तो चलिए मुगल काल में जमींदारों की स्थिति को देख ही लेते हैं। हमारा मुगल काल में जमींदार की स्थिति क्या थी, और अंतिम सवाल है ये आपका, ठीक है। तो उत्तर 4 का उत्तर है हमारा क्या मुगल काल में जमींदार की स्थिति, यानी जमींदार की स्थिति क्या थी उसी के बारे में लिखना है। तो मुगल काल में जमींदार की स्थिति का वर्णन अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मिलता है। आईने अकबरी के बारे में नाम सुने ही होंगे आप लोग, जो अबुल फजल कृत है, तो उसी से आपका जमींदार की स्थिति का वर्णन मिलता है। तो अबुल फजल बताता है कि जमींदार, क्योंकि आपका आईने अकबरी कौन लिखा था, अबुल फजल लिखा है, तो अबुल फजल का ग्रंथ क्या बताता है, क्या जमींदार प्रायः ऊंची जाति का होता था, जमींदार प्रायः ब्राह्मण या राजपूत होता था। उन लोगों ने ग्रामीण समाज पर पकड़ बनाकर रखी थी। जमींदार प्रायः समृद्ध होता था, उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। इस जमीन पर जमींदार दिहाड़ी की मजदूरी पर कार्य करता था। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है क्या मुगल काल में अगर जमींदारों की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो लिखना है मुगल काल में जमींदार की स्थिति का वर्णन अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मिलता है। अबुल फजल इसमें बताता है क्या जमींदार प्रायः ऊंची जाति का होता था, जमींदार प्रायः ब्राह्मण या राजपूत होता था। उन लोगों ने ग्रामीण समाज में पकड़ बनाकर रखा था, कौन, ब्राह्मण या राजपूत, क्या किया था, पकड़ बना के रखा था। जमींदार प्रायः क्या होता था, समृद्ध होता था, उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन मिल्कियत कहलाती थी। इस जमीन पर जमींदार दिहाड़ी की मजदूरी पर कार्य करता था। दिहाड़ी की मजदूरी क्या होता है आप लोग समझते होंगे। नेक्स्ट है आपका कि जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र की किसानों का कर वसूलता था। जमींदार राज्य की ओर से क्या करता था, अपने क्षेत्र जो आता था वह क्षेत्र का कर वसूलता था। जमींदार का तात्पर्य भूमि उत्पादन पर जमींदारों का एक दावा था। यानी जमींदार की तात्पर्य की बात करें तो भूमि उत्पाद पर जमींदार का क्या था, एक दावा था, यानी कि उस पर अधिकार था। जमींदार प्रायः अनुमांशिकी होता था। जमींदारों को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार
प्राप्त था। जमींदार को राजस्व वसूलने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा मिलता था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार यह 10% बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ में आपको लिखना है क्या जमींदार राज्य की ओर से अपने क्षेत्र के किसानों का कर वसूलता था, और यह जो कर वसूलने जमींदार की स्थिति जो थी वह अनुवांशिकी होता था, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी होता था। जमींदार को ऐतिहासिक विरासत के रूप में अधिकार प्राप्त था, यानी कि जमींदार को राजस्व वसूलने के बदले कुल राजस्व का एक हिस्सा मिलता था, यानी कि जमींदार जो पूरा इलाके का कर वसूलता था उसका जो एक हिस्सा मिलता था राजस्व वसूलने का, उसको एक हिस्सा मिलता था। अगर सरकारी आंकड़ों के अनुसार बात करें तो यह 10% बताया गया है, और ये सभी आपका कर वसूल कर किसे देते थे? कंपनी को देते थे। तो उसमें जमींदार को ही अपने क्षेत्र का कर वसूलने के लिए अधिकार दिया गया था। तो इस स्थिति में क्या किया था कि जमींदारों को शासक, यानी कि जो शासक इसे कर वसूलने के लिए कहते थे, तो उसे जमींदारों को शासकों ने कुछ सैनिक, घोड़े, पैदल, सिपाही, शस्त्र, तोपखाना भी दे रखी थी। क्या क्या था जमींदार को? शासक क्या क्या था? सैनिक, घोड़े, पैदल, सिपाही, शस्त्र, तोपखाना भी दिया था। जिसमें जमींदार, इसका पीछे क्या कारण क्या था इसको समझिए। जिससे जमींदारों को अपने गांव में ऊंचे हैसियत, सम्मान एवं आदर के साथ देखा जाता था एवं प्रमुख था। जमींदार अपनी मलकियत का जमीन कभी भी बेच सकती थी। मुगल काल में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत मराठों ने चौथ एवं सरदेशमुखी जैसे कर वसूल करते थे। चौथ का तात्पर्य वसूले गए राजस्व का 1/4 था, और सरदेशमुखी का तात्पर्य लगान का 10% था। यानी कि थर्ड पैराग्राफ में लिखना है कि जमींदार शासक को कुछ सैनिक, घोड़े, पैदल दिया था, जिस कारण से उसे गांव में ऊंचे हैसियत और सम्मान व आदर की दृष्टि से देखा जाता था। मुगल काल में जमींदारी प्रथा के अंतर्गत मराठों ने चौथ एवं सरदेशमुखी जैसा कर वसूल करता था, और चौथ का अर्थ आपका क्या होता है? राजस्व का 1/4, तथा सरदेशमुखी का तात्पर्य होता है लगान का 10%। ठीक है। जमींदार प्रायः हाट बाजार का आयोजन करवाता था, जहां किसान उत्पादित फसल का खरीद बेच सके। यानी जमींदार आपका हाट बाजार का आयोजन कराता था, यानी जो उत्पादित फसल होता था उसे किसान वहां खरीद बेच सके। जमींदार के अलावा कुछ गांव में स्वतंत्र राजा, राय एवं रायत तथा सामंत भी जमींदार होता था। यानी जमींदार के अलावा अगर बात करें तो कुछ गांव में क्या होता था? राजा, राय एवं रावत तथा सामंत भी जमींदार होता था, जो मुगल शासक को नजराना के तौर पर कर देता था। तो ये सभी स्थिति हो गई आपकी मुगल काल में जमींदारों की स्थिति। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है उसे भी लिख देंगे तो पूरा प्रभावपूर्ण आपका आंसर हो जाएगा। तो निष्कर्ष में लिखना है क्या? उस उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि जमींदार का शोषण करता था, जमींदार किसानों का शोषण करता था। अतः हम कह सकते हैं कि जमींदार अपने क्षेत्र के भूमि का एक तरह का मालिक था। यानी कि उपयुक्त बातों से यह स्पष्ट हो रहा है कि जमींदार किसानों का शोषण करता था, अतः हम कह सकते हैं कि जमींदार अपने क्षेत्र के भूमि का एक तरह का मालिक था। यानी कि अगर जमींदार की स्थिति के बारे में पूछा जाए तो मुगल काल में जमींदार की स्थिति से वर्णन अबुल फजल के ग्रंथ आईने अकबरी से मिलता है, जिसमें कि आपको लिखना है कि ब्राह्मण या राजपूत का पकड़ होता था, जमींदार में सबसे अधिक पकड़ होता था। और उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है कि जमींदार कर वसूलता था और उसे ये जो अधिकार प्राप्त था वह अनुवांशिकी अधिकार प्राप्त हुआ करता था, और वह अपनी मिल्कियत का जमीन को कभी भी बेच सकता था। जमींदार शासकों को कुछ सैनिक, घोड़े, पैदल, सिपाही, शस्त्र, तोपखाना दे रखा था, जिससे उसे गांव में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। मराठा ने चौथ एवं सरदेशमुखी जैसे कर वसूलने की प्रथा भी अपना कर रखी थी, और जमींदार प्रायः हाट बाजार का आयोजन करवाता था, जिसमें फसल को खरीदा या बेचा जा सकता है। और उपयुक्त तौर पर अगर बात करें निष्कर्ष को लिखते हुए आपको लिखना है क्या? उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है जमींदार किसानों का शोषण करता था, अतः हम कह सकते हैं जमींदार अपने क्षेत्र के भूमि का एक तरह का मालिक था। तो आप संपूर्ण चारों सवाल को देख चुके हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इसी प्रकार के वीडियो और मॉडल सेट और विगत वर्षों में जितने सवाल पूछेंगे सभी का क्वेश्चन आंसर देखने के लिए 2011 से 21 तक का देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको हमारे जब भी ये सारी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको मिलते रहे। सब्जेक्टिव की वीडियो हमारे चैनल पर आपको क्लास 12 से संबंधित सभी विषयों को मिलती रहेगी। तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और प्ले लिस्ट में जाकर आपको ढेर सारी वीडियो को देख सकते हैं, और सभी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम का जो लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में आप वहां पा सकते हैं। इसका भी पीडीएफ आपको बता ही चुके हैं, क्या डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, आपको वहां आज पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और हाँ, आपको एक
उसमें ऑब्जेक्टिव भी दिया जाता है, तो आप ऑब्जेक्टिव देखकर जरूर ही याद करें ताकि आप एग्जाम में जितना पूछा जाए वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव को बना सके। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाज़त।